हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ICAR 2014 में जो भी आपसे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल्स सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आएगा तो उससे जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि CH4, CO2, CFC और O3 में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचा कौन सी गैस नहीं होती है, तो आपको पता होगा CH4 क्या होती है, मीथेन गैस होती है, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। लेकिन अगर बात करते हैं O3, तो O3 क्या होती है, ओजोन गैस होती है, जो कि यहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो कौन सी यहाँ इन चारों में से अगर पूछा जाता है कौन सी गैस नहीं होती है तो कौन सी होती है, O3 अर्थात ओजोन गैस यहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर आप सोच लिया था ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी है उनमें से सबसे ज़्यादा जो रोल निभाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ये किसका होता है, तो ये होता है CH4 का होता है, अर्थात यहाँ मीथेन गैस का होता है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है ये किससे होता है, यहाँ ये होता है CH4 के द्वारा। और अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम होता है यहाँ N2O के द्वारा, अर्थात यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है ये पड़ता है CH4 के द्वारा अर्थात मीथेन गैस के द्वारा। लेकिन अगर बात करते हैं सबसे कम तो ये पड़ता है N2O के द्वारा अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि पशुओं में टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इजीली आपको पता होगा यहाँ जो प्राथमिक उद्देश्य होता है अर्थात यहाँ जो टीकाकरण किया जाता है उनका जो प्रथम जो पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है, वो कौन सा होता है, ये होता है स्वास्थ्य संबंधी, अर्थात यहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उससे लंबे समय तक कोई भी बीमारी संक्रमित नहीं करे, इसलिए उनका टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार सोल्व किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ एडेक। ठीक है, डायरेक्ट इनकी शॉर्ट क्या है हमारी एडेक। इसे अब अकॉर्डिंग आप इजीली याद रख पाओगे। ठीक है, अगर बात करते हैं फैट सोल्यूबल कितने विटामिन होते हैं अर्थात कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ये होते हैं एडेक होते हैं अर्थात ADEK। याद रहेंगे कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, ये होते हैं एडेक मतलब ADEK। और अगर बात की जाए वाटर सोल्यूबल अर्थात यहाँ जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं B एंड C होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो B कॉम्प्लेक्स होता है, इसके साथ साथ C जो विटामिन होता है ये भी यहाँ विटामिन अर्थात ये किसमें घुले होते हैं, ये घुले होते हैं वाटर में। ठीक है, याद रहेगा वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, B एंड C विटामिन होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं फैट कंटेंट अर्थात फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एडेक ADEK होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे DNA क्या होता है। तो DNA होता है यहाँ डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक बहुलक होता है अर्थात पॉलीमर होता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका भी याद रखना कि अगर पूछ लिया जाता है DNA में कौन सी शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। लेकिन अगर आप सोच लिया RNA में कौन सी शर्करा होती है, तो RNA में यहाँ केवल राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, लेकिन अगर बात की जाए RNA में, तो RNA में यहाँ राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, याद रहेगा RNA में राइबोस शर्करा, DNA में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है। तो यहाँ ये होता है अर्थात यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है तो ये कहाँ पर संपन्न होती है, तो ये होती है साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। तो आपको पता हुआ यहाँ शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोला जाता है, पावर हाउस किसे बोला जाता है, ये बोलता है ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ इसमें जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन की क्रिया होती है ये सभी होती है, और उसके बाद में जो एनर्जी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की और जो रिडक्शन की क्रिया होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। इसलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धित किया जाता है अर्थात यहाँ जो प्रोपेगेशन किया जाता है गुलाब का, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इजीली आपको पता हुआ यहाँ कटिंग अर्थात कलम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गुलाब का जो प्रवर्धन किया जाता है अर्थात जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किया जाता है कलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे कौन सी रबी की फसल है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ राइट आंसर होता था चना। और आपको ये भी पता होगा चना क्या होती है, एक रबी की फसल होती है। ठीक है, चना क्या होता है, एक
रबी की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पपीते का जो प्रवर्धन किया जाता है अर्थात यहाँ जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किस विधि के द्वारा किया जाता है, किस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ कि अगर आप उठे पपीता तो पपीता में बीज होते हैं अर्थात यहाँ उसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये भी किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा वैसे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि हमने तो पढ़ा है मैलिक हाइड्रोजाइड। ठीक है, आपने ये पढ़ा है, मेरे को पता है कि आपने क्या पढ़ा है, मैलिक हाइड्रोजाइड पढ़ा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है मैलिक हाइड्रोजाइड, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका राइट आंसर यहाँ ये होगा अर्थात यहाँ साइकोसिल, जिसका सेकंड नाम क्या होता है, सीसी होता है। ठीक है, अर्थात मान लीजिए कि अगर आपको मैलिक हाइड्रोजाइड देखने को मिलता है ऑप्शन में, तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मैलिक हाइड्रोजाइड होगा। अर्थात यहाँ आलू का जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुरण होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ मैलिक हाइड्रोजाइड का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अगर आपको ऑप्शन में मैलिक हाइड्रोजाइड नहीं देखने को मिलता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, साइकोसिल, और जिसका सिंबल क्या होता है, डबल सी होता है। ठीक है, साइकोसिल का सिंबल क्या होता है, डबल सी होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामान्य ब्रेड गेहूं में गुणिता का स्तर होता है अर्थात यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, एक होते हैं द्विगुणित होते हैं, एक होते हैं त्रिगुणित होते हैं। ऐसे यहाँ पर आपसे पूछा है कि गेहूं क्या होता है, तो गेहूं क्या होता है, षटगुणित होता है अर्थात हेक्साप्लॉइड होता है। कौन सा होता है यहाँ, जो गेहूं होता है ये क्या होता है, एक हेक्साप्लॉइड होता है, षटगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने कल ही सोल्व किया था कि पूसा जय किसान किसकी किस्म होती है, तो यहाँ पूसा जय किसान ये होती है सरसों की होती है, मस्टर्ड की होती है। इसके साथ साथ मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि पूसा जय किसान का सेकंड नाम क्या होता है, तो इसका सेकंड नाम क्या होता है, हाँ याद रखना, ये होता है बायो 902 होता है। क्या होता है, पूसा 2 यानी 902, जो कि किसकी एक मुख्य पॉपुलर वैरायटी होती है, ये होती है सरसों की, और इसका सेकंड नाम क्या होता है, बायो 902 होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सी फलीदार फसल है, तो चना क्या होता है, यहाँ फलीदार का मतलब है लेगुमिनेसी फसल। ठीक है, डायरेक्ट आप यह समझ लीजिएगा, जब भी अगर आपसे पूछ लिया जाए फलीदार फसल कौन सी होती है, डायरेक्ट आपको यह याद रखना है कि लेगुमिनेसी फसल है या फिर नहीं है। तो यहाँ चना क्या होता है, एक लेगुमिनेसी फसल होता है, और चने में क्या होती है, फली होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो चने का होता है एक मुख्य इंसेक्ट होता है, वो क्या होता है, पोड बोर होता है, और पोड का मतलब क्या होता है, फली होती है। ठीक है, चने का जो मुख्य इंसेक्ट होता है वो कौन सा होता है, पोड बोरोर होता है, अर्थात यहाँ फली छेदक होता है। फली छेदक से आपको पता चल गया होगा यहाँ चने में फलियाँ होती है, अर्थात यहाँ जो ऑप्शंस के उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था, चना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपसे वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता लगभग कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कंसंट्रेशन, अर्थात यहाँ CO2 की जो सांद्रता होती है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सांद्रता होती है 300 ppm होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि यार हाँ इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपसे कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया, अर्थात यहाँ CO2 की सांद्रता के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ये यूनिट जरूर याद रखें। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ppm में, तो ppm में तो कितनी होती है, 300 ppm होती है। ठीक है, सांद्रता को जरूर यार हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है ppm में, तो ppm तो कितनी होती है, हाँ 300 ppm होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितनी होती है, परसेंटेज में कितनी होती है, तो ये होती है 0.03 होती है। कितनी होती है, अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है तो इसका मतलब होता है 0.03 होती है। लेकिन अगर आपसे बोल लिया ppm में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार हाँ, ये हो गए 300 ppm। इसलिए यहाँ इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, और इसको याद चाहे कैसे भी करना, बस याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए डेयरी पशुओं में थनैला रोग से क्या प्रभावित होता है। तो इसलिए आपको पता होगा कि थनैला रोग मुख्यतः कहाँ पर होता है, ये होता है थनों पर होता है। कहाँ पर होता है, थनों में होता है या फिर चूसक पर होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि यार हाँ जो थनैला रोग होता है, जिसे मेस्टाइटिस के नाम से जानता है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है ये क्या होता है, मेस्टाइटिस होता है। क्या होता है, मेस्टाइटिस होता है, और ये कहाँ पर होता है, ये होता है थनों पर होता है, चूचक पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है, तो ये आता है केरल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान कितने दिन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है मीडियम रेंज का। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मौसम पूर्वानुमान होता है ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः यहाँ ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो वेदर जो फोरकास्टिंग की जाती है मुख्यतः 3 टाइप की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म की, एक होती है मीडियम टर्म की, एक होती है लॉन्ग टर्म की होती है। अब ये कितने दिन के लिए की जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना।
ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हो कि अगर आप जैसे जो मौसम के अर्थात यहाँ वेदर जो फोरकास्टिंग की जाती है मुख्यतः इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म के, एक होते हैं मीडियम टर्म के, एक होते हैं लॉन्ग टर्म के। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म के। तो शॉर्ट टर्म में कितने दिन के लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है अर्थात जो पूर्वानुमान लगाया जाता है ये कितने दिनों का लगाया जाता है, ये लगाया जाता है 1 से 3 दिन के लगाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का जो फोरकास्टिंग की जाती है कितने दिनों के लिए इसमें पूर्वानुमान किया जाता है, ये किया जाता है 1 से 3 दिन के लिए। अगर बात करते हैं मीडियम तो मीडियम लिखा जाता है 3 से 10 दिन के लिए, और अगर बात करते हैं लॉन्ग तो लॉन्ग का मतलब होता है 10 से ऊपर दिन, अर्थात है ना 10 से कितने भी दिन का अगर फोरकास्टिंग की जाती है तो उसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म। अगर 3 से 10 दिन की फोरकास्टिंग की जाती है तो उसे बोला जाता है मीडियम टर्म। और अगर बात करते हैं लेस देन 3 दिन अर्थात यहाँ 1 से 3 दिन की अगर फोरकास्टिंग की जाती है तो उसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है, ये वर्ड कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे मीडियम श्रेणी की अर्थात यहाँ पर आपसे मीडियम रेंज का, तो मीडियम रेंज का हमने बताया कितने दिन का होता है, ये होता है 3 से 10 दिन का फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर्वाधिक सूखारोधी फसल कौन सी होती है, तो इसीलिए ये भी आपको पता होगा यहाँ सूखारोधी अर्थात यहाँ सबसे कम जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये किसकी होती है, बाजरे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइसोप्रोटेन क्या होता है, तो आइसोप्रोटेन है एक हर्बिसाइड होता है, एक वीडिसाइड होता है। क्या होता है आइसोप्रोटेन, ये होता है एक शाकनाशी या फिर एक वीडिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मूली किसका रूपांतरण होती है, यहाँ अगर आपसे पूछ लिया मूली तो मूली तो किसका होता है, जड़ का होता है। ठीक है, अगर आपसे बोले ऐसा है कि मूली किसका रूपांतरण होती है तो ये होती है जड़ का। लेकिन अगर आपसे ले आलू तो आलू किसका रूपांतरण होता है, तो आलू यहाँ तने का रूपांतरण होता है। ठीक है, आलू क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। लेकिन अगर बात की जाए मूली तो मूली क्या होता है, एक मॉडिफाइड रूट होती है। ठीक है, इन दोनों को हमेशा याद रखना, इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ अगर बात करते हैं इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये कहाँ पर है, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये स्थित है इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिर्च तीखापन किसके कारण होता है, तो मिर्च में जो तीखापन होता है, मिर्च में जो तीखापन होता है ये होता है कैप्सेसिन के कारण। और अगर बात करते हैं मिर्च का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर आपसे बोले रंग तो रंग तो किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे बोले तीखापन अर्थात जो चरपरापन होता है ये होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। अब इसे आप इन दोनों में कैसे डिफरेंस रखोगे कि कैप्सेसिन के द्वारा तो क्या होता है और कैप्सेसिन के द्वारा क्या होता है, तो इसका एक हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी भी पूछता है तीखापन तो तीखापन लगता है जब अपने जो मुँह होता है तो इससे कैसी आवाज़ निकलती है, सीसी की आवाज़ निकलती है। इसलिए आपको पता होगा, ठीक है, जब भी आपको चरपरा लगा होगा तो क्या बोला जाता है, यहाँ सीसी की आवाज़ निकलती है। तो उसी चीज़ से आपको याद रखना है कि अगर आपसे ऐसा है कि मिर्च में जो तीखापन लगता है वो किसके कारण होता है, ये होता है सीन के कारण होता है। कैसी आवाज़ आती है, मुँह से सीसी की आवाज़ आती है। और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ कैप्सेसिन के द्वारा क्या होता है, तीखापन लगता है। लेकिन अगर बात करें रंग तो रंग किसके द्वारा होता है, कैप्सेथिन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में गेहूं की खेती के सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा होता है, तो यार हाँ अगर आप सुने गेहूं की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। अब यार हाँ यहाँ पर एक करंट डाटा आ चुका है, अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, याद रखना। अगर आप सुन ऐसा है वीट का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल या प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, करंट डाटा के अकॉर्डिंग अगर आपसे बोले ऐसा है कि गेहूं का सर्वाधिक जो होता है उत्पादन ये कहाँ पर लिया ऐसा, ये लिया ऐसा है मध्य प्रदेश में लिया ऐसा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये करंट डाटा के अकॉर्डिंग है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जैम किससे तैयार किया जाता है, तो जैम तैयार किया जाता है फल, पेक्टिन व गुदा से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, यहाँ जैम ये किया जाता है फल की पेक्टिन और गुदा से तैयार किया जाता है। और अगर बात करते हैं जैम सबसे बेस्ट किसका बनता है, तो ये बनता है सेब का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जगह है कि फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार होता है, तो इसीलिए आपको पता होगा ना फेलेरिस माइनर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फेलेरिस माइनर होता क्या है, तो फेलेरिस माइनर मतलब हो जा रहा गेहूँ सा। फेलेरिस माइनर क्या होता है, गेहूँ सा जो कि एक वीड होता है। और ये जो मिमिक्री खरपतवार होता है, गेहूँ सा क्या होता है, एक नकलची खरपतवार होता है। और किसका फसल का होता है, ये होता है गेहूँ फसल का होता है। किसका होता है, गेहूँ फसल का। यहाँ मिमिक्री खरपतवार अर्थात यहाँ नकलची खरपतवार होता है गेहूँ सा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये होता है फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अर्धसाली गन्ना की अवधि होती है, तो इस क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताया है कि अर्धसाली गन्ना की अवधि क्या होती है, 18 मंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, अर्थात यहाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है,
जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया की जाती है ये कहाँ पर की जाती है, तो ये की जाती है राइबोसोम में की जाती है, अर्थात यहाँ राइबोसोम के द्वारा यहाँ प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है, सामान्य रूप से वाणिज्यिक खेती के लिए किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा होता है। इसे आप ऐसे समझिए, वाणिज्यिक खेती मतलब यहाँ सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो किस सीड की जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वाणिज्यिक खेती मतलब यहाँ सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो किस सीड से की जाती है, तो वो की जाती है प्रमाणित सीड से की जाती है, अर्थात यहाँ सर्टिफाइड सीड से की जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये बना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनता है कि किसानों को कौन सा सीड दिया जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि वाणिज्यिक खेती किसकी की जाती है, ये की जाती है प्रमाणित बीज की। लेकिन अगर आपसे पूछे सेकंड क्वेश्चन कि किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, तो किसानों को यहाँ सर्टिफाइड सीड अर्थात यहाँ प्रमाणित बीज दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है कि यहाँ जो प्रमाणित बीज होता है तो इस पर कौन से कलर का लेबल लगा होता है, कौन से कलर का लेबल या फिर टैग लगा होता है। तो ये जो टैग लगा होता है ये होता है नीले कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, यहाँ प्रमाणित बीज पर टैग ये होता है नीले कलर का होता है। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। इस सीड से यहाँ 3 क्वेश्चन बनते थे, उन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एक और बार देख लीजिए कि अगर आपसे लिया जाता है सबसे ज़्यादा कौन से सीड से खेती की जाती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रमाणित बीज या था यहाँ सर्टिफाइड सीड। सेकंड क्वेश्चन है कि किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, तो किसानों को यहाँ प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड ही दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि जो प्रमाणित बीज होता है तो इस पर किस कलर का लेबल लगा होता है, फिर टैग लगा होता है, तो ये लगा होता है ब्लू कलर का अर्थात नीले कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है, अर्थात यहाँ जो बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, तो वो कौन सा होता है, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। और अगर आपसे बोलिए दही बनाने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो क्या होता है, ये होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है, दही बनाने के लिए उपयुक्त तापमान तो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कुक्कुट शब्द में क्या शामिल है। ठीक है, आपने आज तक ये पढ़ा होगा, दोबारा से देख लीजिए कि आपने ये पढ़ा होगा कि है ना कुक्कुट में मुख्यतः मुर्गियों को रखा जाता है। तो भाई याद रखना कि अगर आपसे लिया जाता है कुक्कुट शब्द में किन किन को शामिल किया जाता है, तो मुर्गी के अलावा बहुत को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुर्गियों के अलावा बतखों को, हंसों को और टर्की, इन सभी को यहाँ कुक्कुट में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए कि आपने आज तक यही पढ़ा है कि कुक्कुट में किसको शामिल किया जाता है, मुख्यतः मुर्गियों को किया जाता है। लेकिन अगर आपसे लिया जाता है कुक्कुट शब्द में क्या शामिल होते हैं, तो यहाँ मुर्गी, बतख, हंस और टर्की ये सभी क्या होते हैं, कुक्कुट के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा गया है कि जर्सी गाय का मूल स्थान क्या होता है, अर्थात जो नेटिव प्लेस होता है, जर्सी गाय का जो नेटिव प्लेस होता है, मूल स्थान होता है वो कौन सा होता है, ये होता है इंग्लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केले का प्रवर्धन कैसा है, अर्थात यहाँ जो केले का जो प्रोफेशन कैसा है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कैसा है, शोध शक्कर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि केले का जो प्रोफेशन कैसा है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, शोध शक्कर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलू में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, अर्थात यहाँ ये अच्छा स्रोत किसका माना जाता है, जो पोटैटो होता है जो कि क्या होता है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट एवं रेशा। ठीक है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल रहा है तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन अगर आपको कार्बोहाइड्रेट व रेशा दोनों देखने को मिल जाते हैं तो दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ आलू जो अच्छा स्रोत होता है ये कार्बोहाइड्रेट का भी होता है और साथ साथ में यहाँ रेशा का भी होता है, अर्थात फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निषेचन के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है। निषेचन के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है, जहाँ निषेचन के बिना जिन फलों का निर्माण होता है तो उन्हें बोला जाता है अनिषेक फलन। किस नाम से नाचता है, अनिषेक फलन बोला जाता है। ठीक है, अनिषेक जनन भी आप बोल सकते हो या फिर आप बांध सकते हो यहाँ अनिषेक फलन। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि निषेचन के बिना फलों का निर्माण क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा है अम्लीय मृदाओं का जो रिक्लेमेशन कैसा है, जो सुधार कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, चूने के द्वारा कैसा है। ठीक है, अगर आप आपसे थोड़ा ऐसा है जो अम्लीय मृदा होती है इनका जो रिक्लेमेशन कैसा है, सुधार कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, चूने के द्वारा। लेकिन अगर आप सोचिए सारी मृदा, तो सारी मृदा का जो सुधार कैसा है, जो रिक्लेमेशन कैसा है, ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा। और अगर आप सोचिए ऐसा है जो लवणीय मृदा होती है, ठीक है, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो अम्लीय होता है तो इसका सुधार कैसा है, चूने के द्वारा। जो सारी होती है इसका सुधार कैसा है, जिप्सम के द्वारा। लेकिन अगर आपसे बोलिए ऐसा है लवणीय मृदा, तो लवणीय मृदा का जो रिक्लेमेशन कैसा है, जो सुधार कैसा है, ये कैसा है, रॉक फास्फेट के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है, रॉक फास्फेट के द्वारा कैसा है।
ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएपी में नाइट्रोजन होता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व किया था और हमने आपको बताया बताइए डीएपी में कितना होता है। नाइट्रोजन तो कितना होता है 80% होता है, अर्थात यहाँ 18% होता है। ठीक है, कितना होता है 18%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, इसमें होता है 46% होता है। कितना होता है 46% होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आप लिया डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है 18% होता है। लेकिन अगर आप लिया था फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है 46% होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेशनल फ्रूट कौन सा होता है। तो नेशनल फ्रूट कौन सा होता है, आम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया है। इसका जो प्रयोग किया है ये क्या है, ब्रीडर जो होती है ब्रीड, तो इनकी सुधार के किया जाता है। ठीक है, नस्लों का सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे टीपीएस उत्पादन अर्थात यहाँ जो प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ जो टीपीएस जो टेक्निक होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, किससे संबंधित होती है, ये होती है आलू से संबंधित होती है, पोटैटो से संबंधित होती है। अब ये टीपीएस होता है क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा वैसे। ट्रू पोटैटो सीड क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड। और अगर बात करते हैं यार ट्रू पोटैटो सीड, तो ये क्या होता है, ये याद रहे। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं टीपीएस के अकॉर्डिंग, जो सीड रेट होती है पोटैटो को, ये क्या होती है, ये होती है 150 ग्राम। कितनी होती है, केवल 150 ग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बीटी कपास किस गुण से युक्त पराजिनी फसल होती है। पराजिनी फसल का आप मतलब जानते होंगे कि ट्रांसजेनिक जो फसल होती है, और ट्रांसजेनिक का हमने कई बार आपको बताया है कि ट्रांसजेनिक जो क्रॉप होती है उसका मतलब क्या होता है यार, हाँ किसी अदर प्लांट या जीव का जो जीन को अगर दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे बोला जाता है पराजिनी फसल, अर्थात यार ट्रांसजेनिक फसल बोला जाता है। उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बीटी कपास किस गुण के प्रति यानी जो पराजिनी फसल होती है अर्थात ट्रांसजेनिक फसल होती है। तो आपने पढ़ा हुआ है यहाँ बीटी क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बीटी क्या होती है, बेसिलस थुरेंसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बीटी, एक बेसिलस थुरेंसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, और जो कि किसके प्रति रेजिस्टेंस होता है, ये होता है कीट के प्रति होता है। किसके प्रति होता है, कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है कपास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि किस पादप रोगजनक जीवाणु को प्राकृतिक आनुवंशिक इंजीनियर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आर्टिफिशियल अर्थात यहाँ जो जेनेटिकल या फिर आनुवंशिक इंजीनियर के नाम से खिस्सा आता है, तो आनुवंशिक इंजीनियर बोला जाता है, ये बोला जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है यार, आनुवंशिक इंजीनियर, ये बोला जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि किस पादप रोगजनक को आनुवंशिक इंजीनियर के नाम से नाचता है, तो वो बोला जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को बोला जाता है। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर टॉप से, तब तक लीजिए, इससे बाय बाय, टेक केयर।